प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को हिंदी कोर का जो मॉडल पेपर सेट 5 हैं, इसके जितने सारे वीवीआई प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इनसे पहले मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारा वीडियो अपलोड है पहले से। आप लोग देखें और फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। और आप सभी स्टूडेंट को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम फरवरी और मार्च के बीच में लिया जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर से एक नोटिस जारी करके बताया गया है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो होगा वो 24 मार्च से शुरू होगा, ठीक है? तो आप लोग अभी से तैयारी पे लग जाइए। और जितने सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई अब करने लगिए, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई आप लोग नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में इस बार ज़्यादा नंबर आप लोग नहीं ला पाएँगे, ठीक है? क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, ठीक है? और दोनों किसके लिए होगा? तो क्लास 10th के लिए और क्लास 12 के लिए, ठीक है? लेकिन आप लोगों के लिए सारा जो है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आएगा, तो आप लोग भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर लीजिए और याद करके रख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके बार-बार बोल रहे थे कि सर आप हिंदी कोर का क्यों नहीं बताते हैं? तो देख लीजिए, आज मैं वही हिंदी कोर के लिए आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था, ठीक है? और अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है एक पद्यांश, ठीक है? इस पद्यांश को आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ करके 1 से लेकर के 4 नंबर का जो प्रश्न है उसका आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, 1 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि कवि लगातार क्या नहीं चाहता है, ठीक है? कवि लगातार क्या नहीं चाहता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाएँगे तो सेम इसी तरह का वहाँ पर भी पद्यांश रहेगा, गद्यांश रहेगा और काव्यांश रहेगा, ठीक है? और फिर उसको पढ़ करके फिर 4 प्रश्नों का आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ कर के कुछ प्रश्नों का जवाब आप लोग खुद से दे पाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए, कवि लगातार क्या नहीं चाहता है, तो याद रखिएगा चिर सुख दुःख दोनों, ठीक है? क्या नहीं चाहता है, तो सुख और दुःख दोनों नहीं चाहता है, ठीक है? अगला नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है, ठीक है? कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोग याद रखिएगा जीवन की जो असलियत है, उसी को समझाने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, चीर शब्द का क्या अर्थ होता है, ठीक है? चीर शब्द का क्या अर्थ होता है, तो याद रखिएगा दीर्घकालीन अर्थ होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन अर्थ होता है। यहाँ पर याद रखिएगा क्या होता है, तो दीर्घकालीन वर्ग होता है। तो यहाँ पर अभी देख लीजिए, एक थोड़ा हमको डाउट है, तो यहाँ पर एक थोड़ा पढ़ करके देख लेंगे, ठीक है? मैं नहीं मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुःख। दुःख यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग ज़रा गौर से पढ़िएगा, ठीक है? तो फिर यहाँ इसके बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसका जीवन यहाँ पर जीवन काल ही होगा। क्या होगा? तो जीवन काल होगा, ठीक है? और याद रखिएगा, अगर इस तरह से चिर लिखा हुआ रहे, ठीक है? तो इसका जो अर्थ होगा, इसका अर्थ होता है वस्त्र। क्या होता है? तो वस्त्र होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर चिर जो है अलग साइड से लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ होगा दीर्घकालीन, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए, इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? इस पद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो याद रखिएगा जीवन का महत्व होगा। क्या होगा? जीवन का महत्व होगा, ठीक है? वीडियो काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए है, ठीक है? आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग अच्छे से ही समझ जाएँगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है पद्यांश से और फिर पढ़ कर के आप लोगों को 1 से लेकर के 8 नंबर का जो प्रश्न है, उसका आप लोगों को जवाब देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आगे देख लीजिए, इसका जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है? इसका प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सा गुण एक उत्साही में होता है, ठीक है? निम्न में से ऐसा कौन-सा गुण है जो एक उत्साही में होता है, ठीक है? तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। इसका आंसर होगा यहाँ पर धैर्य भी होगा, मतलब एकाग्रता भी होगा, आशा भी होगा, मतलब यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन जो है ये सभी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या फिर परीक्षा देने के समय से बहुत पहले ही पहुँच जाते हैं, ठीक है? ऐसा होता है कि बहुत व्यक्ति होता है जो परीक्षा देने के टाइम पे या फिर खेलने के टाइम पे, ठीक है? उस समय से पहले वहाँ पर पहुँच जाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन-सा कारण होगा, ठीक है? क्या वो आराम करने के लिए पहुँचता है या फिर शरारत करने के लिए
या फिर रणनीति का ज्ञान लेने के लिए या फिर उत्साह के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग हमको कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो इसका जो इसका आंसर होगा यहाँ पर उत्साह के लिए। किस लिए पहुँचता है? तो उत्साह के लिए, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अभिमुख शब्द का पर्याय क्या है? ठीक है? अभिमुख शब्द का जो पर्याय है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर आगे की ओर बढ़ना भी होता है, अग्रसर होना भी होता है, ठीक है? और यहाँ पर प्रगति करना भी होता है, मतलब यहाँ पर सब होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 8 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश का जो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? ठीक है? तो क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा उत्साह ही होगा क्योंकि उत्साह के बारे में यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ था, उत्साह के बारे में ही दिया हुआ था, ठीक है? तो इसका सबसे मेन शीर्षक क्या होना चाहिए? तो उत्साह होना चाहिए, ठीक है? अगला नंबर का प्रश्न देखिए जो 9 नंबर का यहाँ पर दिया हुआ है कि औपचारिक पत्र में किस पात्रों का शामिल किया जाता है, ठीक है? औपचारिक पत्र में किस पत्रों के शामिल किया जाता है? तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ये सभी। क्या होगा? तो सभी होगा, ठीक है? यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि माता के नाम पत्र, ठीक है? माता के नाम पत्र, पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो किस भेद के अंतर्गत में आता है? तो आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर होगा अनौपचारिक पत्र, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। आगे देख लीजिए कार्यालयी पत्र का ही एक रूप है, तो कार्यालयी पत्र का एक रूप है, क्या होगा? तो याद रखिएगा औपचारिक होगा। क्या होगा? औपचारिक होगा। शिकायती पत्र, पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत में शामिल है? याद रखिएगा शिकायती पत्र जो होता है, शिकायत करने के लिए जो आवेदन लिखा जाता है, तो आखिर किस भेद के अंतर्गत में वह आता है, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद करके रख लीजिएगा, ठीक है? इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा, याद रखिएगा औपचारिक होगा। क्या होगा? तो औपचारिक होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 13 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है? प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद में सबसे अंत में आपका विश्वासी छात्र, हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि नहीं आवेदन पत्र में, तो सेम यो वही वाला, ठीक है? तो आखिर उसके बाद में किसका हस्ताक्षर होता है, ठीक है? तो किसका हस्ताक्षर होता है? तो याद रखिएगा प्रेषक के, ठीक है? जो प्रेषक होता है ना, उसी का हस्ताक्षर होता है। अगला देख लीजिए, अपने से छोटों को पत्र में क्या संबोधन किया जाता है? जो अपने से छोटे होते हैं उसके लिए जो हम लोग पत्र लिखते हैं, तो उसके संबोधन में क्या किया जाता है? तो उसके संबोधन में क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा चिरंजीवी लिखा जाता है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि ध्यान आकर्षण पत्र का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है? तो उसका जो एक अन्य नाम है, दूसरा नाम है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा उसे अनुस्मारक कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अनुस्मारक कहेंगे, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 16 नंबर का दिया हुआ है कि जब कोई कार्यालयी पत्र एक साथ अनेक राज्यों या फिर मंत्रालयों या विभागों या अभिकारियों अथवा कर्मचारियों को भेजा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है? उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसे परिपत्र या फिर गस्ती पत्र कहा जाता है, ठीक है? अगला यहाँ पर देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि जब सचिवालय के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग से अनौपचारिक रूप से कुछ पूछताछ करना अथवा कोई निर्देश लेना या फिर देना, ठीक है? तो किस प्रारूप का प्रयोग उसमें किया जाता है? तो याद रखिएगा उसमें जो है गैर सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 18 नंबर का प्रश्न है कि संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है, ठीक है? तो किसका जो फलस्वरूप है वो बंद हो चुका है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा तार, ठीक है? यहाँ तार होगा, ठीक है? और याद रखिएगा इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को टोटल 40 प्रश्न बताने वाला हूँ, जो काफ़ी वीवीआई है फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है? तो आप लोग सारा चीज़ लिख करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है? और अगर जो नहीं लिखना चाहते हैं उसे तो बार-बार वीडियो देखना ही पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए अगला जो प्रश्न दिया हुआ है जो 19 नंबर का प्रश्न है, ठीक है? कि नमक का दारोगा कहानी का अन्य क्या शीर्षक संभव होगा, ठीक है? याद रखिएगा जो नमक का दारोगा कहानी है तो उसके लिए क्या और अन्य शीर्षक होना ज़रूरी है?
तो देख लीजिए उसका जो अन्य शीर्षक होगा वो क्या होना चाहिए, ठीक है? तो उसका जो अन्य शीर्षक है वो क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर वो दिया हुआ है कि कर्तव्यनिष्ठ दरोगा होना चाहिए, ठीक है? ईमानदार दरोगा भी हो जाएगा इसका शीर्षक, सत्यमेव जयते भी होगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर जो 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तीनों में से आप लोग कोई एक लिख भी सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए ये सभी होगा, ठीक है? बिल्कुल राइट है इसका आंसर। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है, ठीक है? नमक का दारोगा कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा प्रेमचंद हैं। कौन है? तो प्रेमचंद है, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए मियाँ नसरुद्दीन, ठीक है? नान बाइयों के क्या माने जाते थे? मियाँ नसरुद्दीन नान बाइयों के क्या माने जाते थे? तो याद रखिएगा क्या माने जाते थे? तो मसीहा माने जाते थे, ठीक है? क्या? मसीहा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 22 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि मियाँ नसरुद्दीन ने किस्म-किस्म की रोटी, मतलब ऐसा होता है ना कि मियाँ नसरुद्दीन बहुत सारे रोटियाँ बनाते थे, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए बनाने का इज़्म किससे सीखा था? जो वो अनेक प्रकार के जो रोटी बनाते थे, तो आखिर वह यह किस्म किससे सीखा था? ठीक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग याद रखिए, इसका आंसर होगा यहाँ पर वालिद उस्ताद से, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए जो 23 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? ठीक है? गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर याद रखिएगा शेखर जोशी है। कौन है? शेखर जोशी है। गलता लोहा साहित्य की किस विधा की रचना है? ठीक है? किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा कहानी है। क्या है? कहानी है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? ठीक है? लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा किसके द्वारा चलाया जाता था? तो नोनो के द्वारा, ठीक है? नोनो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो 26 नंबर का जो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि रजनी पिछली सदी के किस दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर होगा 90। क्या होगा? 90 होगा, ठीक है? अगला यहाँ पर देख लीजिए, भारत माता पाठ किस कृति का 5वां अध्याय है? ठीक है? भारत माता जो है वो पाठ है, तो आखिर किस कृति का 5वां अध्याय है? ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो इसका आंसर होगा हिंदुस्तान की कहानी। क्या होगा? हिंदुस्तान की कहानी होगा, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारत माता पाठ के अनुसार आर्थिक मंदी कब हुई थी? ठीक है? भारत माता के अनुसार जो आर्थिक मंदी हुई थी, ठीक है? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा 1930 के बाद में हुआ था, ठीक है? आगे यहाँ पर देखिए, जो 29 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, आप लोग ज़रूर लिख करके रखिएगा, ठीक है? या तो दिमाग में ही लिख लीजिए, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए कि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल की किस धारा के प्रतिनिधि कवि थे? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, वे थे ज्ञान सरई के। किसके? तो ज्ञान सरई के, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला यहाँ पर दिया हुआ है कि कबीर के दोनों पद उनकी रचना बीजक के किस खंड में उद्धव हैं? ठीक है? उद्धत हैं। तो किस खंड में आते हैं? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा शबत में। किस में? शबत में, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए कि मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो याद रखिएगा मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो याद रखिएगा कृष्ण को, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए, मीरा भक्ति काल की किस धारा के कवित्री थी? ठीक है? तो किस धारा के कवित्री हैं? ठीक है? तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा सगुन धारा के, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, वे आंखें में कविता ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है? वे आँखें क्या है? तो एक कविता है, ठीक है? तो यहाँ पर देख लीजिए कवि ने किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है इस कविता में? तो इस कविता में आप लोग आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर होगा किसान को, ठीक है? किसान को। आगे यहाँ पर देख लीजिए, हँसती थी उसके जीवन की हरियाली में कौन-सा अलंकार छुपा हुआ है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार हैं। क्या है? तो रूपक अलंकार है, ठीक है? अगला यहाँ पर आप लोग प्रश्न देख लीजिए कि घर की याद कविता के अनुसार कवि
किस में व्यस्त है, ठीक है? तो कवि जो हैं वो किस में व्यस्त हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा कातने में, ठीक है? किस में? कातने में। आगे यहाँ पर देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यहाँ बूढ़ा होने पर भी बुढ़ापे के लक्षण ना दिखने में कौन सा अलंकार है? तो याद रखिएगा इसमें जो अलंकार है वे हैं विशेषोक्ति, ठीक है? क्या है? तो विशेषोक्ति है, ठीक है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता के अनुसार किसकी इच्छा है कि सब जन पढ़ना लिखना सीखे, ठीक है? सब कोई पढ़ना लिखना सीखें, तो इसका राइट आंसर होगा गांधी बाबा की, ठीक है? किसकी? तो गांधी बाबा की। अगला प्रश्न देख लीजिए, वे मुतमईन में मुतमईन का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर देख लीजिए वे मुतमईन में जो मुतमईन का अर्थ होता है तो उसका अर्थ आखिर क्या होता है, ठीक है? तो उसका अर्थ होता है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका अर्थ होता है आश्वव्यस्त। क्या होगा? तो आश्वव्यस्त होगा, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 39 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा नापने में इंच या फिर सेंटीमीटर के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ जो है ना, वहाँ पर रेजा का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो रेजा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आगे यहाँ पर देख लीजिए, बेबी हालदार ने सेवानिवृत्त साहब को अपने कितना पढ़ा होने के संदर्भ में बताया था, ठीक है? बेबी हालदार ने सेवानिवृत्त साहब को खुद के बारे में जब बताया था कि मैं इतना पढ़ा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर वह देख लीजिए कितना पढ़ाई के बारे में उसने बताया था, तो याद रखिएगा 7वीं कक्षा तक, ठीक है? कितना तक? 7वीं कक्षा तक। तो आप लोग याद रखिएगा यही था आप लोगों के लिए पूरे 40 प्रश्न, ठीक है? तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, काफ़ी वक़्त लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। और प्रश्न से संबंधित अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।